हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लासों में जो मैंने आपको बताया था कि आईएएस की तैयारी के प्रिंसिपल क्या हैं, फिर दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि उनके लिए स्टडी मटेरियल क्या होने चाहिए। उसी के कंटिन्यूशन में ये तीसरी क्लास है जिसमें मैं बताऊंगा कि उन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके और उस अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल करके आखिर आप करेंगे कैसे कैसे आखिर आप उसका यूज करेंगे। उसको मैंने पिछली क्लास में नाम दिया था कि उसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो आप उसको आर्ट ऑफ स्टडी कह लें, हाउ टू स्टडी कह लें, या कुछ भी कह सकते हैं आप। तो चलिए फिर आज हम अपनी इस क्लास में चर्चा करते हैं कि आखिर कैसे पढ़ा जाए, इस अध्ययन सामग्री को कैसे पढ़ा जाए और उन प्रिंसिपल्स को का कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो उसी क्रम में आपसे एक बात करना चाहूंगा। हम लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके हर सेगमेंट को एक अलग ढंग से पढ़ते हैं। जैसे अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसको आप दूसरे लहजे में पढ़ेंगे, अगर आप नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे तो आप उसको दूसरे लहजे में पढ़ेंगे, अगर आप स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ेंगे तो आप उसको कोई उसका नज़रिया कुछ और रहेगा, अगर आप मनोरंजन वाले पेज को पढ़ेंगे तो उसका नज़रिया कुछ और रहेगा। यानी कि अखबार तो वही है लेकिन पढ़ने का लेवल अलग है। हर चीज को पढ़ने का लेवल अलग है। तो पढ़ें कैसे, इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पढ़ने का लेवल क्या हो और दूसरा पढ़ने का डायरेक्शन क्या हो। पढ़ने के लेवल से मेरा क्या मतलब है? देखिए, एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं, आप लोग कहेंगे कि हम लोग बात करते हैं कि ये कठिनतम परीक्षा है, बल्कि कुछ लोग इसको पूरे विश्व की कठिनतम परीक्षा मानते हैं। तो एक तो कठिनतम परीक्षा कहा जा रहा है, दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की 12th तक की बुक पढ़ लीजिए आप। तो यह आखिर कैसे संभव होगा कि 12th से की किताबों से और हम सिविल की तैयारी कर लें? स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन मत रखिए। जो लेवल है मैं उसी लेवल की बात करूंगा आपसे। जो जब स्टूडेंट 12th में या 10th में होता है और जब इन एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ता है तब उसकी उम्र 15, 16, 17 साल होती है। उस समय उसकी मैच्योरिटी लेवल वो नहीं होता है, उसकी समझ वो नहीं होती है। यानी कि वो उसे एक सिलेबस के तरीके से, एक अपनी एकेडमिक सिलेबस के तरीके से पढ़ रहा है। इसी किताब को जब आप यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ते हैं तो आप यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करता है? आप ग्रेजुएट हो, आप 21 ईयर्स के हो, यानी कि आपकी उम्र आपकी मानसिक स्थिति को दर्शा रही है और आपकी जो ग्रेजुएशन है, आपका जो शिक्षा का स्तर है, वो ये दर्शा रहा है कि आप इन चीजों से भली भांति परिचित होंगे, अपनी आसपास की चीजों से अवेयर होंगे। तो यानी कि आप इस उसके शब्दों में ना फंसिए कि 10th तक के या 12th तक के किताबें हैं। किताबें तो वही हैं लेकिन पढ़ने वाला बदल गया है, और पढ़ने वाला बदलने का मतलब आपका लेवल बदल गया है। तो मैं इसी लेवल की आपसे बात कर रहा था कि पढ़ने का लेवल क्या हो। देखिए, क्लास कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिनको हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं और वही टॉपिक हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों टॉपिक्स के लेवल में बहुत अंतर होता है। तो वही लेवल की मांग जो है यहाँ पे होती है, यही लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अब आते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है कि हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं, कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। क्योंकि जनरली देखा, खासतौर से मैंने इतिहास के विषय में देखा है कि जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैंने भी ये समस्या जो है इससे मैं रूबरू हुआ हूँ समस्या से, कि जब इतिहास की तैयारी करते हैं बच्चे
तो भटकाव हो जाता है उसमें। भटकाव कैसे हो जाता है कि उसके बीच में उनकी जो और सारी जो जीवन की घटनाएं होती हैं कि उनकी यहाँ शादी हुई, उनकी इतने बच्चे हुए और उन्होंने जो है यहाँ की यात्रा करी, तो इस तरीके का भटकाव बहुत होता है। वहीं अगर हम लोग अगर सिलेबस देखें या फिर अनसॉल्व देखें तो क्वेश्चन डिमांड क्या करता है? क्वेश्चन डिमांड करता है आपसे उनके आर्थिक पक्ष की, उनके राजनीतिक पक्ष की, हालांकि राजनीतिक पक्ष तो कम ही करता है, आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष ये ज्यादा। तो मैं इसी भटकाव की बात करता, इसी डायरेक्शन की बात कर रहा था। तो आपके डायरेक्शन के लिए, जैसा मैं पिछली क्लासों में बताता रहा हूं आपको, कि आप ये सबसे बड़े मार्गदर्शक होंगे, वो मार्गदर्शक होंगे आपके अनसॉल्व और सिलेबस। बल्कि सिलेबस से भी ज्यादा जो बड़ा मार्गदर्शक होगा वो होगा आपका अनसॉल्व। तो आप अनसॉल्व से देखें, प्री के भी अनसॉल्व देखें, मेंस के भी अनसॉल्व देखें और इत्मीनान से देखें और उसको एनालिसिस करें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तब आप उस डायरेक्शन में पढ़ पाएंगे। और बीच बीच में देखते रहें ताकि आप भटकाव ना हो। और अब देखिए, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप जब भी पढ़ें डेली तो आप सिलेबस को अनसॉल्व लेके बैठ रहे हैं, नहीं, आप उसकी इस तरीके से उसको मगज करिए कि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है या किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन और लेवल दो बहुत बड़ी चीजें होती हैं। देखिए, जो दूसरा एक मैं बात करना चाहता हूं कि जो अभी मैं अनसॉल्व की बात कर रहा था प्री की, कि प्री के जो क्वेश्चन होते हैं अनसॉल्व के, वो तो टॉपिक से ही होते हैं सिलेबस के, लेकिन उनकी जो खासियत है वो खासियत है उनके ऑप्शन। जो उनके विकल्प आते हैं वो विकल्प इस तरीके के होते हैं कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। अगर आपकी अवधारणा क्लियर नहीं है, अवधारणा स्पष्ट नहीं है, तो आपके क्वेश्चन आपको 100% कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस बात से अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी ये बात कि लेवल और डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं यहाँ पे, जिसको कि लोग कहते हैं, अब ऐसे मिथ हैं, अफवाहें हैं कि कुछ भी पूछा जाता है और कैसे भी पूछा जाता है, आपको सब कुछ आना चाहिए, ये सारी चीजें। अगर कोई एक कैंडिडेट सिविल की तैयारी कर रहा है तो उसके आसपास के लोग ये सोचते हैं कि अब ये एक डेटा बैंक हो गया है, जो पूछो गूगल की तरीके से तुरंत आंसर देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैंने तैयारी करी थी तो मुझे फैक्ट्स नहीं याद होते। मैं फैक्ट्स याद करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो सपोज डेट मान लीजिए कि कोई 1947, 1950, 1900 समथिंग की कोई घटना है, तो मैं कभी भी, मुझे सन याद नहीं रहते थे, मैं उसको हमेशा 20वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में से याद करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके माध्यम से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यूपीएससी अब आपसे चाहती क्या है, मैं आपको वो स्पष्ट करना चाहूँगा। क्योंकि जो अभी तक हमारे मन में धारणा है कि यूपीएससी के क्या पूछेगी या वो क्या चाहती है, कुछ पता ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी हर बार एकदम स्पष्ट नोटिफिकेशन देती है और उस नोटिफिकेशन को जिस तरीके से मैं आज बताने जा रहा हूँ, आप
ने शायद देखा है कि नहीं देखा इस तरीके से, मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद आप जरूर इस तरीके से देखने लगेंगे इस चीज़ को। तो चलिए मैं आपको पहले बिल्कुल नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल एज इट इज़ आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। इंग्लिश में जिनको समझ आता है वो इंग्लिश में समझ लेंगे, और जो हिंदी में समझ जिनको आता है वो हिंदी में समझ लेंगे। तो बिल्कुल मैं एज इट इज आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में क्या आता है? द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू एसेस the overall intellectual traits and depth of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory. The nature and the standard of questions in the general studies paper 2nd to paper 5th will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. The questions will be such as to test a candidate's general awareness of a variety of subjects which will have relevance for a career in civil services. The questions are likely to test the candidate's basic understanding of all relevant issues and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands. The candidates must give relevant, meaningful and succinct answers. The scope of the syllabus for the optional subject papers paper 6 and 7 for the examination is broadly of the honors degree level, that is a level higher than the bachelor degree and the lower than the master's degree. In the case of engineering, medical science and law, the level corresponds to the bachelor's degree. स्टूडेंट्स, इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र द्वितीय से प्रश्न पत्र 5th तक के प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समग्र तथा परस्पर विरोध सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार संगत, सार्थक तथा सार गर्भित उत्तर दें। परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र 6 से प्रश्न पत्र 7 तक के पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर पर अर्थात स्नातक डिग्री के ऊपर और स्नातकोत्तर डिग्री से निम्नतर स्तर का है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक की डिग्री के स्तर का है। ये मैंने आपको नोटिफिकेशन एज इट इज जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे है मैंने आपको पढ़ के सुना। अब हम लोग इसकी धीरे धीरे एक एक पॉइंट की एनालिसिस करें कि
आखिर यूपीएससी क्या चाहता है। देखिए, ये मैं मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, प्री के बारे में तो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये मेंस के बारे में, और मेंस की मेन परीक्षा भी है। प्री तो एक तरीके की स्क्रूटनी है, छटनी है, क्योंकि वो देखिए ऐसा है ना कि इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ सीरियस भी होते हैं, कुछ सीरियस नहीं भी होते हैं, तो अगर इतने बच्चों की अगर मेंस में कॉपी चेक करने पड़े तो फिर वो रिजल्ट जो है 2-4-5 साल में आएगा। इसलिए जो सीरियस बच्चे हैं उनको लेने के लिए ये केवल एक तरीके की केवल छटनी है प्री। तो हम लोग केवल मेंस के विषय में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो पहले क्या कहता है, ओवरऑल ट्रेड्स, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स, और इसको हिंदी में समग्र बौद्धिक गुण। यहां ट्रेड्स का क्या मतलब है, ओवरऑल का क्या मतलब है? ट्रेड्स का मतलब होता है गुण। ट्रेड्स का मतलब यहां पे चाहते तो यहां पे नॉलेज भी लिख सकते थे पूर्ण रूप से, लेकिन ट्रेड्स का इस्तेमाल किया। इसका मतलब नॉलेज इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है गुण। गुण का क्या मतलब है? गुण का मतलब है कि इसके लिए हमें किसी स्पेशलाइज्ड स्टडी की जरूरत नहीं होती है, स्पेशलाइज्ड कोई हमको होना जरूरी नहीं है, ये हमारे अंदर गुण होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ ये अधिकतर होता है कि अगर कोई मान लेते हैं टीवी मैकेनिक है, तो उसको उतनी थ्योरी नहीं आती है जो आप सोचे कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करके आए। उसको तो ये पता है कि ये तार अगर यहाँ जोड़ दिया जाए तो ये चीज सही हो जाती है। क्या इसके लिए इसको स्पेशलाइज्ड स्टडी जरूरत पड़ी? नहीं, ये उसका गुण, इसी गुण की वो बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात नहीं कर रहे। ओवरऑल का मतलब है टोटलिटी, पूरा, हर विषय के संबंध में आपको जो है जानकारी हो। अब हर विषय के बारे में जानकारी का मतलब इससे मत लगाइएगा जो मैंने कहा था कि स्पेशलाइज्ड स्टडी हो। ओवरऑल का मतलब है कि आपको कोई भी विषय दिया जाए तो आपके अंदर इतनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि उसके बारे में आप उसका एनालिसिस कर सकें। तो ये मतलब है ओवरऑल, और ये मतलब है ट्रेड्स। आपको जो अंडरस्टैंडिंग हो उसकी डेप्थ हो, वो एक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर क्या कहा गया है? फिर इसमें कहा गया है कि उद्देश्य इस परीक्षा का केवल ये नहीं है कि उम्मीदवार केवल सूचना का भंडारण कर सके, कतई बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा कि रटते रहते हैं, नहीं, रटना नहीं, हमको उसमें एनालिसिस करना, अपने व्यू देने हैं, हमको सूचना नहीं देनी है। हाँ, उन सूचनाओं का इस्तेमाल करके, उन सूचनाओं का एनालिसिस करके हमें एक परसेप्शन बनाना है।
तो हमारी जो नॉलेज होगी, अब नॉलेज जो यहाँ पे है वो नॉलेज यहाँ मतलब इससे नहीं है। नॉलेज जो होगी मतलब उसका जो हमें ज्ञान होगा वो ज्ञान इंफॉर्मेशन लेवल का ना हो, वो फिर यही ओवरऑल पे आ जाता है कि उसका हमें एक एनालिसिस करने की क्षमता हो हमारे अंदर। तो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स, इसका मतलब ये हो गया। अब नेचर और लेवल, यानी कि लेवल किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें क्या कहा गया है कि जो प्रश्नों का जो नेचर होगा, जो प्रकृति होगी और जो लेवल होगा वो इस तरीके का होगा कि कोई भी एक ग्रेजुएट, पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड, जिसको किसी स्पेशलाइज्ड ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो उसके उत्तर दे सके। फिर क्या कहा गया है कि और क्या उद्देश्य है, और उनका उद्देश्य यह है कि कैंडिडेट की एनालिसिस पावर की क्षमता का टेस्ट करना, ना कि उनके बुद्धि का, यानी कि उनकी याददाश्त का टेस्ट करना कि उनको कितनी चीज मेमोराइज हो जाती है। जनरल अवेयरनेस, अपने चारों ओर की चीजों से अवेयर है कि नहीं, इस चीज का टेस्ट करना। क्योंकि जो एक आईएएस होता है वो होता तो एक जर्नलिस्ट है ना, समानज्ञ है। स्पेशलिस्ट होता नहीं, स्पेशलिस्ट तो कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट तो इंजीनियर, एमबीबीएस, ये स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उन्हें सामान्य चाहिए, जिसे हर अगर कोई भी डिपार्टमेंट दिया जाए या समाज से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसके बारे में उसका एनालिसिस करके रूट लेवल से उस समस्या का समाधान निकाल सके, या समाज के हर क्षेत्र के विकास के लिए कुछ योजना बना सके। फिर उसकी जो बेसिक फिर क्या कहा है, जो उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो वो रेलिवेंट, यानी कि जो उस समय तत्कालीन समय में जो स्थितियां हैं उसके संगत हो। अब इसका क्या मतलब हो, सपोज दैट मान लीजिए कहीं सूखा पड़ रहा है, तो सूखा पड़ा है तो अब उसमें आप जो उपाय सुझाएंगे, मान लीजिए सूखा दूर करने के, तो आप उसमें ये नहीं सुझा सकते हैं कि बारिश करवा दीजिए, नहीं, उसके ये उपाय नहीं हो सकते। रेलिवेंट, ऐसे रेलिवेंट का मतलब यहाँ पे आप इसे प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल आपके जो सुझाव होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, जिसको अप्लाई किया जा सके। फिर क्या बात करते हैं ये, एबिलिटी ऑफ एनालिसिस, यानी कि आप में व्यू लेने की, आप में टेकिंग व्यू, मतलब आप में अपना विचार रखने की क्षमता हो, आप में ओरिजिनलिटी हो। ये ना हो कि आपने कहीं के विचार भी जो है या किसी किताब के पढ़ के और अपने विचार दे दिए, नहीं, वो चीज नहीं चाहिए उन्हें, आप में ओरिजिनलिटी हो। इसलिए प्रश्नों का ट्रेंड भी देखेंगे आप, अनसॉल्व देखेंगे उठा के, तो ट्रेंड भी लगातार यही है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको कोई बुक हेल्प नहीं कर सकती इसमें आपकी तभी हेल्प होगी जब उस बुक का इस्तेमाल करके, उसके बेसिक इस्तेमाल करके आप अपने अंदर एनालिसिस पावर डेवलप करें। फिर क्या कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक समस्याओं में
के बारे में अपना व्यू देने की क्षमता हो, उनके बारे में जो है एनालिसिस की करने की क्षमता हो। अब सोशियो इकोनॉमिक मुद्दे कौन से हो, महिलाओं से जुड़ा है, दलित से जुड़ा है तो वो सोशियो इश्यू होगा, खेती से जुड़ गया अगर मान लीजिए, और या फिर गरीबी से जुड़ गया तो वो इकोनॉमिक इशू हो गया। फिर क्या डिमांड करते हैं, फिर कहते हैं कि आंसर जो हो वो रेलिवेंट हो, यानी प्रैक्टिकल हो, मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, सार्थक हो, संगत हो और सारगर्भित हो। सारगर्भित का मतलब क्या होता है, संक्षेप में लिखे जाए। इसलिए आप देखेंगे कि जो जीएस के जो पेपर हैं यूपीएससी के, उसमें वर्ड लिमिट जरूर मेंशन रहती है, और स्पेशली ये कहा जाता है कि वर्ड लिमिट का बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, वर्ड लिमिट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएगी। तो सारगर्भित होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि यूपीएससी हर जगह आपको आगाह कर रहा है, हर जगह आपको बता रहा है कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें रट्टू तोता नहीं चाहिए, उन्हें इंफॉर्मेशन का भंडार नहीं चाहिए। अरे सूचना तो वो कहीं से भी निकाल लेंगे, सूचना तो उनकी रिपोर्ट इतनी आती है। अगर मान लीजिए कि आप किसी डिपार्टमेंट में गए तो रिपोर्ट तो ऐसे ही आती है, रिपोर्ट मिल जाएंगी आपको। इतने लोग रखने की क्या जरूरत है कि आप उस आंकड़ों का इस्तेमाल करके, एनालिसिस करके, जैसे आप हम लोग एनालिसिस पावर कैसे, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोग छोटी क्लास में डेटा हैंडलिंग पढ़ते थे। डेटा हैंडलिंग में क्या होता है, एक ग्राफ दिया होता है, उस ग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस से हमको आंसर देने होते हैं कि फलाने ईयर में कितनी कार का उत्पादन हुआ, क्वार्टर लास्ट के 3 महीनों में सबसे ज्यादा कार, मतलब लास्ट के 3 महीनों में कारों का उत्पादन कितना रहा, या कौन सी कार सबसे अच्छी ज्यादा बिकी, या किस साल में सबसे ज्यादा कार बिकी। तो इस तरीके के हम लोग उसे डेटा से एनालिसिस करते थे। वही एनालिसिस आपको इसमें भी करनी है। एक तरीके से मान लीजिए डेटा हैंडलिंग की आपके अंदर क्षमता आपको फिर से लानी है, थोड़े से बड़े स्तर। तो यूपीएससी तो हर जगह क्लियर कर रहा है कि उन्हें क्या क्या चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। तो अब आप के पास में ये चीजें मालूम है आपको कि यूपीएससी क्या चाहता है। यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप में एनालिसिस की एबिलिटी हो, आप में अपने व्यू रखने की क्षमता हो, अपना व्यू दे सके। आप में इंफॉर्मेशन केवल संग्रहित करने की क्षमता ना हो कि आप इंफॉर्मेशन केवल बस उसका जमवाड़ा लगा दें। आपको अपनी बात प्रैक्टिकल तरीके से रखनी आनी चाहिए, आपको अपनी बात जो है संक्षेप में रखना आनी चाहिए। तो यूपीएससी तो आपको एकदम खुले हाथों से सारी चीजें बता रहा है, खुली किताब है बिल्कुल एकदम। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपकी जो तैयारी है उसको एक नई दिशा देगी। और इसी के साथ ये जो हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस की जो 3 क्लासेस के बारे में जो मैंने चर्चा की थी, आज उसकी अंतिम क्लास के साथ ही ये कड़ी समाप्त होती है। और जो भी ये क्लास आज देख रहे हैं उनको मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी पहले की 2 क्लासें वो जरूर देखें, तभी इस क्लास का फायदा मिलेगा। जिन्होंने दूसरी से देखा है उनसे भी कहता हूं कि पहले देखें, तब उनको इन दोनों का फायदा मिलेगा। कुल मिला के उनको तीनों क्लासों को देखें एक साथ, तब आपको फायदा मिलेगा इसका। अंत में मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि आप की कोई भी बुक हेल्प नहीं कर सकती। आपकी हेल्प आप खुद ही कर सकते हैं, और उसका तरीका है एनालिसिस पावर।
चीज़ों को पढ़ें, देखें, उसकी एनालिसिस करना सीखें। एनालिसिस का डायरेक्शन क्या हो, लेवल क्या हो, उसके लिए आपके पास अनसॉल्व्ड हैं, प्री के भी हैं, मेंस के भी हैं, उनको देखें और वो आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरीके से आपको किस डायरेक्शन में एनालिसिस करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरी आप सबको शुभकामनाएं कि आपकी जो तैयारी है एक नए जोश के साथ आप शुरू करेंगे और एक नई दिशा आपको मिलेगी। अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर ना भी अच्छा लगा हो, कुछ इसमें कमियां हो, तो भी उसको अनलाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जरूर। मेरा जो मेल करिएगा, इसमें मेरा मेल है myguide01@gmail.com। अच्छा हो तो भी मेल करिएगा और कुछ कमियां हो तो भी मेल करिएगा, ताकि हम इसको दूर करके इन कमियों को इसको और अधिक आपके लिए उपयोगी बना सकें। मेरा हमेशा से एक प्रयास रहा है, ये मेरा एक सपना है कि जो ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनको मैं ये सहायता पहुंचा सकूं, ताकि वो जो बहुत सारी हमारे ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि आर्थिक दिक्कतों के कारण दबी रह जाती हैं, तो मैं उनके लिए ये प्रयास कर रहा हूं, और उनके लिए नहीं बल्कि सबके लिए प्रयास कर रहा हूं। खुले हाथ से, खुले मेरे दोनों हाथ खोल के मैं स्वागत करता हूं सबका। तो स्टूडेंट्स, इसी के अगले क्रम में मैं कल से अब अपनी जो हमारी क्लास है रेगुलर वो शुरू करूंगा। हमारी जो क्लास अब शुरू होगी सेगमेंट में, पॉलिटी की क्लास शुरू की जाएगी, और पॉलिटी को हम लोग शुरू से लेके उसमें कवर करेंगे। अब तक के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।